बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है जी कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्विचिंग के हवाले से और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं उस पे बात करेंगे जी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। यस्टरडे एक वीडियो मैंने अपलोड की थी असाइलम के हवाले से जो थी, और उस पे ज़्यादा तो नहीं, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उसमें दो तीन साहब जो थे उनके कुछ मैसेजेस थे उसके ऊपर। और मैं चाह रहा था कि जी कि उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको रोशनी डालूं, और स्पेशली उन साहब के लिए जिन्होंने कल वो यस्टरडे मैसेज ऊपर छोड़ा था। और उसके बाद एक दो और लोग थे जिन्होंने उसी बात को कंटिन्यू किया, और वहाँ पे लिखा। खैर वो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन उनका था कि जी कि डोंट स्केयर देम स्टूडेंट्स जो है क्लेमिंग असाइलम। और कि जी के वो कल की जो वीडियो में थी मैंने कहा था कि जी असाइलम जो है वो क्या होता है, उसका कानून जो था वो मैंने बताया था। तो जो मैसेज था उन्होंने कहा जी कि डोंट स्केयर देम स्टूडेंट्स टू क्लेमिंग असाइलम, कि आप तालिब इल्मों को, स्टूडेंटों को डराइए मत कि जी कि वो असाइलम ना करें। फिर उसी के ऊपर एक दो और मैसेज थे, और किसी ने लिखा जी कि यू आर नॉट पेइंग देम इन फ्रॉम योर पॉकेट, कि आप अपनी पॉकेट से उनको पैसे नहीं पे करते हैं, कि अगर वो असाइलम करते हैं और उनको अकोमोडेशन मिल जाती है। सो इसी तरह के एक दो मैसेज थे। सो उसकी मैं रिक्वेस्ट है जिन्होंने, अगर तो वो अटेंशन सीकर थे कि कल जस्ट वो मैसेज छोड़ के चले गए, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चलिए इसी पॉइंट को मैं चाहूँगा कि बहुत से लोग जिन्होंने कल वो असाइलम वाली वीडियो देखी है उनको भी मज़ीद नॉलेज मिलेगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी वो वाली वीडियो देखें। सो अगेन उसी पॉइंट में मैं वापस आऊँगा। डोंट स्केयर देम, स्केयर करने की बात नहीं है। ये मेरा बिजनेस है, और यहाँ पे जो दो तरह के यहाँ पे वकील होते हैं, या जो इस तरह के फील्ड में काम करते हैं वो होते हैं। एक वो होता है जिसके पास आप केस लेके आते हैं, आपने सवाल किया, आपने अपनी फाइल लेके आ गए, आपने कहा जी हम असाइलम क्लेम करना चाहते हैं, तो मैं आगे से कहूँ बिस्मिल्लाह, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम। मैं आपकी स्टोरी सुनूं, आप कहें कि जी कि ये हमारा इश्यूज हैं, उसके बाद जो है मैं आपसे फीस पकड़ूं, पॉकेट में डालूं, और उसके बाद आपका असाइलम क्लेम कर दूं। एक तो ये वाला काम होता है। और सेकंड वो होता है जो ईमानदारी से काम करते हैं, ऑनेस्ट तरीके से काम करते हैं, और वो क्लाइंट को सीधा रास्ता दिखाते हैं कि भाईजान ये जो असाइलम लॉ है वो क्या कहता है। अगर तो ये आप जिन्होंने भी कल दो मैसेज किए हैं, अगर आपने वो वीडियो गौर से नहीं देखी तो दोबारा देखिए। अगर आपको गौर से देखने के बावजूद उस वीडियो की समझ नहीं आई तो दोबारा देखिए, ताकि आपको वो समझ आ सके। वहाँ पे किसी को स्केयर नहीं किया, वहाँ पे आपको बताया है कि अगर आप पैराशूट पहन के जंप नहीं करेंगे तो अपनी लतां थड़ाओगे, और अगर आप पैराशूट पहन के जंप नहीं करेंगे तो आपके बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। आपको एक रास्ता बताया है, वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी आपको स्केयर क्यों करूँगा जी। मैं स्केयर करूँगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से, पीऊँगा कहाँ से? ये मेरा बिजनेस है। सो एक वकील को क्लाइंट्स चाहिए होता है, क्लाइंट्स उसके पास आए, वो फीस ले और अपना काम करे। लेकिन फ़र्क यहाँ पे सिर्फ ये आता है कि एक बंदा आप आए, आपने कहा जी मैं असाइलम क्लेम करना चाहता हूँ, मैं फ़ीस पकड़ूँ, पॉकेट में डालूँ, आपका असाइलम क्लेम करवा दूँ, और उसके बाद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब आपकी रिफ्यूज़ल आए और आप जहाँ पे 4 लोगों में बैठेंगे, आप वहाँ पे गाली दे रहे होंगे कि फ़लाँ वकील ने मेरा बेड़ा गर्क करता, फ़लाँ वकील ने मेरे से असाइलम करवा दिया, मेरे पैसे भी लगवा दिए, और उसके बाद रिज़ल्ट ये निकला। फिर आप जैसे लोग कहते हैं कि जी ये बेईमानी है, आपको चाहिए था कि हमें बताते। सो मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ। सो मैं हमेशा यही करता हूँ कि एक क्लाइंट का काम होगा, ईमानदारी से काम करेंगे। एक क्लाइंट का काम होगा, वो क्लाइंट 10 क्लाइंट और भेजेगा। एक क्लाइंट का बेड़ा गर्क करेंगे अपनी फीस की लालच में, वो क्लाइंट आपके 20 क्लाइंट और ख़राब करेगा। जहाँ पे वो बैठेगा आपके ख़िलाफ़ नेगेटिव बात करेगा। सो इसमें अगर आपको मैंने स्केयर किया है तो स्केयर मत होजिए, आप अपना फाइल पकड़िए, मेरे पास आइए, फीस दीजिए। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप खुद ही स्केयर हो जाएंगे जब आपकी रिफ्यूज़ल आएगी। ये कहने ना भलाई का दौर नहीं है। आपको
कल वाली वीडियो में आपको जो 1951 का जिनेवा कन्वेंशन है उसका कानून बताया है कि जी के लॉ क्या कहता है, असाइलम लॉ कौन लोग कर सकते हैं और असाइलम की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो उसको केस किस तरीके से आपको करना चाहिए और कहाँ पे वो आपका केस एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ पे रिफ्यूज़ल आती है। और रह गई ये पॉकेट से पैसे वाली बात जो है, गवर्नमेंट जो है वो वक्ती तौर पे अगर किसी को अकोमोडेशन देती है या बाकी चीज़ें देती है, उस तो बाद चुप के बाद भी मार देने हो। सो इसलिए अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, अब ऐसे बंदों का मैं क्या कर सकता हूँ। सो इसीलिए जो है वो बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, दिन में कम से कम मेरी 4 से 5 फ़ोन एडवाइस मेरी बुक हुई होती है, 5 से 6 लोग जो हैं वो ऑफिस में आए होते हैं, और उसके अलावा जो महीने में पता नहीं कितने सैकड़ों केसेस जो हैं वो हाथों से निकलते हैं, महीने में कितने केसेस जो हैं वो किए होते हैं। सो कई दहाइयों से 2 दहाई की तो मैं बात करूंगा, पिछले 22-24 सालों की तो मैं बात करूंगा कि मैं जब से इस लीगल फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। सो इसलिए ये वाला जो तरीका है कि जी के क्लाइंट आए वो उसका केस बनता है या नहीं बनता, कोई पीर नहीं होंगे कई जड़े ने वो हर एक ने मुंडा दे के भेज देने, वो जी पीर साहब मुंडा चाहिए, वो कहते जी मुंडा ही होएगा। सो उसके बाद जो है वो उनके साथ जो होता है वही जानते हैं जिसके साथ बीतती है, जो बंदा भुगतता है। सो इसलिए ये कहना कि जी के बल्कि ये बहुत से लोग जो करते ही ऐसे हैं, क्लाइंट आया है उसको खाली हाथ नहीं जाने देना, उसका केस बनता है नहीं बनता, फीस पकड़िए केस डालिए। मैंने आज तक ना ऐसा काम किया है और ना ही मैं करूँगा, सीधा रास्ता ही दिखाऊंगा। वो अगले की मर्जी है कि वो कुएं में गिरना चाहे। बहुत से क्लाइंट्स या बहुत से लोग इस वक्त जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली होगी, मैंने हमेशा उनको सच ही बताया होगा कि जी कि आपका केस नहीं बनता, इसमें 0% चांसेस है, इसमें 1% चांसेस है, इसमें बिल्कुल चांसेस नहीं है, फिर भी आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। सो एनीवे ये पहला सवाल था किसी का, उन्होंने कहा जी कि स्विच वीज़ा टू अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा ड्यूरिंग EU सेटलमेंट एप्लीकेशन पेंडिंग। इसका मतलब है कि जी कि जब EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो क्या हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच कर सकते हैं या नहीं। पहला पार्ट उनका ये है। देखिए, अगर तो आपकी जो EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन थी, कई बंदे होते हैं ना वो उनकी एप्लीकेशन की बेस कोई नहीं होती, जैसे कोई विजिटर आया, जैसे कोई इलीगल है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो EU सेटलमेंट डाल देते हैं। बहुत से लोगों को जो है वो लोग गलत एडवाइस करते हुए कहते हैं जी आपका फैमिली मेंबर यूरोपियन है, आप फैमिली परमिट की एप्लीकेशन डाल दीजिए। सो EU सेटलमेंट एप्लीकेशन डजंट मीन कि आपकी एप्लीकेशन EU सेटलमेंट की है तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वीज़ा था या आपके पास वैलिड एंट्री थी और आपकी वो एप्लीकेशन अगर EU सेटलमेंट की चल रही है तो फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इलीगल एंट्रेंट थे, आपके पास आप ओवरस्टे थे, आपके पास लीगल एंट्री नहीं थी, आपके पास वीज़ा कोई नहीं था, तो आपकी ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। वो जो साहब जिन्होंने पहले लिखा था आप को जो है वो डिस्करेज करते हैं लोगों को, बिल्कुल डिस्करेज करूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा कि हाँ जी आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो जाएगा, आपको करनी चाहिए एप्लीकेशन और उसके बाद रिफ्यूज़ल आ जाए तो फिर आप कहें कि लो जी एक ही हो गया। सो ये अगेन मैं हमेशा वही कहूँगा जो सच है, वो इसमें आपको डिस्करेज आप होते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती बात, आप डिसअपॉइंट होते हैं आप, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो उसके बाद सेकंड पार्ट है जी इसी सवाल का, उन्होंने लिखा जी कि और आफ्टर EU सेटलमेंट रिफ्यूज़ल जो है क्या हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकते हैं कि नहीं। देखिए, EU अगर आपके पास वैलिड वीज़ा था या कोई और ऐसा वीज़ा था जिसके बाद आपने अगर EU फैमिली परमिट की एप्लीकेशन डाली, अगर वो रिफ्यूज़ हो गई तो पहली तो वो रिफ्यूज़ल ही आनी थी। लेकिन ये है कि अगेन अगर वो रिफ्यूज़ल आ जाती है, आपके पास ऑब्वियसली 14 डेज़ का राइट ऑफ अपील होता है या आपको एडमिन रिव्यू आपको मिला होता है, लेकिन उसके बावजूद आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाएगी। अगेन डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्करेजमेंट। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड सवाल है जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से, उन्होंने लिखा जी कि IT स्किल्ड वर्कर वीज़ा इन अ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है उनके पास, और उसके बाद उन्होंने लिखा है जी कि कैन आई वर्क एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। बिल्कुल नहीं कर सकते आप काम। आपको अगर IT स्किल्ड वर्कर वीज़ा है आपके पास और आपको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में काम की परमिशन मिली हुई है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी फील्ड में ही काम कर सकते हैं। आप ने फर्दर लिखा है कि क्या नहीं वर्क एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, बिल्कुल नहीं कर सकते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे काम
नहीं कर सकते हैं। आपने कहा जी कि मैं ऑनलाइन जो है सेल्स या अमेजोन या बाकी आपने लिखा है कि जी वहाँ पे काम कर सकता हूँ, लीगली तो नहीं कर सकते आप। ऑनलाइन काम है, उसमें कई लोग जो हैं वो चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदते हैं, बेचते हैं पर्सनली तौर पे वो आप लेकिन बाय लॉ कानून की बात करें, इमिग्रेशन लॉ की बात करें तो बिल्कुल आपको अलाउ नहीं है जी। वो तो आपको पता है बहुत से लोगों को एक साइड लीगल होती है, एक साइड जो है वो ऐसे इलीगल होती है। वो लोग इलीगल काम करते रहते हैं और कहते हैं जी लो जी वो मेरा तो फलां दोस्त है वो भी ये कर रहा है, वो तो नहीं पकड़ाया गया। जो पकड़ा नहीं जाता वो साधु है, जब पकड़ा गया वो चोर। सो इसलिए जो पकड़े जाने वाला बंदा है वही चोर कहलाता है, अदरवाइज तो वो साधु ही रहेगा। अच्छा जी, और उसके बाद ये किसी कोई भाई साहब हैं जी, उन्होंने 2-3 मरतबा मैसेज लिखा था कि जी आप मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। वो उन्होंने लिखा जी कि अगर FIR हो, FIR होती है जी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिस वक्त कोई पुलिस का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होता है तो फिर पुलिस की जानब से आपके ऊपर एक FIR दर्ज होती है। लेकिन आपने फर्दर लिखा है कि क्या वो हमें FIR को एप्लीकेशन में मेंशन करना लाजमी है कि नहीं, लेकिन आपने साथ ही लिखा है कि आप कन्विक्टेड नहीं है, कि आपका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, आप कन्विक्शन जो है वो आपको नहीं हुई। होता ऐसा है कि जिस वक्त कोई किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देता है तो उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद जो है पुलिस वाले जो है विदिन 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है वो आपको पेश करना होता है। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आप प्लीड गिल्टी हो जाते हैं या आपके ऊपर केस चलता है और केस चलने के बावजूद अगर आप वहां से बरी हो जाते हैं, आपको क्विटल मिल जाती है, आपको नो कन्विक्शन हुई है, कोई सजा नहीं मिली, तो आप जो है क्लीन चिट है, आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, कोई आप इस तरह का सिर्फ आप एक अक्यूज्ड पर्सन थे, यू आर नॉट जो कन्विक्टेड। सो लेकिन जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं उसमें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो सेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे लिखा होता है कि डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शन। वहाँ पे जो पहला वर्ड आता है, अगर आपको सज़ा हुई हो, अगर आपको पनिशमेंट हुई हो, अगर आपको जेल हुई हो, इम्प्रिजनमेंट हुई हो, तो फिर आपको होता है कि यस क्रिमिनल कन्विक्शन को क्लिक करके फिर आप तफसील में आते हैं। अगर जस्ट FIR है तो फिर आपको उसमें आप यू आर नॉट कन्विक्टेड, सो आपको उसमें मेंशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप इनोसेंट हैं। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी जो है कि आप मासूम हैं, आप इनोसेंट हैं जब तक आपको प्रूव ना किया जाए कि आप गिल्टी हैं। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझसे मिलना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं मिलने की फ़ीस चार्ज करता हूँ जी, केस की भी फ़ीस चार्ज करता हूँ, और ब्रैडफर्ड में ऑफिस है, लेकिन अदरवाइज़ आप फ़ोन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा अगेन, जैसे वो भाई साहब ने कहा कि जी कि आप डिस्करेज करते हैं, आप लोगों को स्केयर करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा करता हूँ जी। उसकी वजह ये है कि झूठ मुझसे बोला नहीं जाता, और फ़ीस या पैसों की लालच मुझे है कोई नहीं। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, जो मैं फ़ीस बताता हूँ वो मैं फ़ीस लेता हूँ। इसलिए मेरे पास अगर आना हो तो सोच समझ के ही आइएगा, क्योंकि मैं सच ही बोलूँगा जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।